ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें विटामिन की चर्चा हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण। तो कौन से मिनरल्स आपके शरीर में जरूरी होते हैं? अब ये तो पता है हमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये आएंगे, तो कम मात्रा में ही शरीर में इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती हैं, कि एक तो 100 मिलीग्राम से जो ज्यादा चाहिए आपको प्रतिदिन, पर डे, जिनकी रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से ज्यादा होती है, तो उनको हम बोल देते हैं मैक्रो मिनरल्स। और एक दूसरे टाइप के आते हैं कि जिनकी 100 मिलीग्राम से कम मात्रा में प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इनको माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। तो मैक्रो यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो 100 मिलीग्राम से ज्यादा होगी। और माइक्रो में आ जाएंगे जो 100 मिलीग्राम से कम चाहिए। अब कौन से इसमें आते हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, सॉरी, मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहले आता है कैल्शियम, जिसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 1000 से 6000 मिलीग्राम। इसके बाद अगला आता है फॉस्फोरस। इसकी रिक्वायरमेंट होती है लगभग 6000 मिलीग्राम। फिर अगला आता है सोडियम। सोडियम की रिक्वायरमेंट आपके शरीर में 2 से 5 ग्राम। पोटेशियम, ये है 3 से 5 ग्राम। क्लोरीन, लगभग ये होता है 340 मिलीग्राम। सल्फर, सल्फर जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 14 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि 1 किलोग्राम शरीर के भार के लिए 14 मिलीग्राम आपको सल्फर चाहिए। फिर लास्ट इसमें आता है मैग्नीशियम। इसकी जो रिक्वायर्ड डोज होती है वो क्लोरीन के जितने ही, लगभग 340 मिलीग्राम होती है। तो ये थे आपके जो 100 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा में आपको एक दिन में चाहिए। अब हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है 100 मिलीग्राम से कम। तो इसमें आता है पहले आयरन। अब आयरन में दो तीन कैटेगरी जिसमें बन जाती हैं। एक तो होगा कि नॉर्मल, एक एवरेज मेल में कितनी है, तो 0.8 मिलीग्राम। और अगर नॉर्मल फीमेल की बात करें, यानी कि ना वो गर्भवती है महिला और ना बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसमें 2.8 मिलीग्राम। अब प्रेगनेंसी की अवस्था में, क्योंकि जो उसके अंदर फीटस है, गर्भ है, उसको भी चाहिए है, तो रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है कि आयरन की बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब वो दूध पिलाएगी, तब भी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको वो ज्यादा होगी। 2.9 मिलीग्राम लगभग इसमें होती है। तो यह है आपका आयरन। इसके बाद अगला आता है इसमें जिंक। जिंक की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 से 12 मिलीग्राम। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। आपसे यही पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा कि माइक्रो मिनरल्स कौन सा है और मैक्रो मिनरल्स कौन सा है। फिर भी ये अच्छा एक कंसेप्ट है, तो इसको याद कर लेंगे तो और अच्छा है। मैंगनीज
1.8 टू 2.3 मिलीग्राम पर डे ये रिक्वायर्ड होता है। फिर इसके बाद फ्लोरीन। इनमें से बहुत सारे आपने मिनरल्स किसी न किसी एड में इनका नाम सुन रखा होगा, कि जैसे फ्लोरीन का सुना होगा, कि फ्लोरीन युक्त आपकी टूथपेस्ट आती है। आयोडीन का सुना होगा, नमक में आपको मिलता है। सिलिकॉन 9 to 14। और लास्ट आता है आयोडीन, ये होता है 150 से 250 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये माइक्रो का साइन होता है। तो ये थे आपके माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। अब एक एक करके हम इसके फंक्शंस और सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, इनके डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला इसमें आता है कैल्शियम। इसमें आपको मिनरल्स में क्या चीज याद रखनी है? एक तो इनके फंक्शंस, कि क्या इसके काम है किसी भी मिनरल के, और दूसरा उनकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग हो जाते हैं। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक इन्हीं के ऊपर आपका घूम फिर के क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है? तो पहली चीज आती है इसमें फंक्शंस। तो कैल्शियम आपकी जो भी हड्डियां हैं, दांत हैं, और हड्डियों के मल, मान लो दांत, नाखून, बाल, ये सारे हड्डियों के मल में आते हैं। तो ये उनको निर्माण करने का काम करेगी और उनको मजबूत बनाएगी, यानी कि बिल्ड एंड मेंटेन बोन्स, हेयर्स, नेल्स एंड टीथ। जो घाव होंगे उनके भरने में ये हेल्प करता है कैल्शियम। जब हमने मस्कुलर सिस्टम किया था एनाटॉमी में, उस टाइम पे आपको बताया था कि कैल्शियम जो है मांसपेशी की कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो ये चार इसके मेन फंक्शंस होते हैं। किस किस चीज में आपको कैल्शियम मिलता है? सबसे कॉमन जो हमने सुन रखा है कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए उनमें कैल्शियम होगा। खजूर हो गया, डेट, एग्स, अंडे, स्पिनच, पालक, मखाना, जो मखाना खाते हैं उसमें भी कैल्शियम होता है। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर और प्याज, इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। और अगर इसकी कैल्शियम की कमी हो जाए आपके शरीर में तो कौन से रोग होंगे? तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये किसी हेल्दी इंसान का है। और ये जो दूसरा है, ये डेफिशिएंसी से जो इसकी हड्डियां कमजोर होके मुड़ गई हैं अंदर की तरफ, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम नीचे ये हेल्दी का है, और दूसरा दिया हुआ है ये, कि जो आपको इसके बीच में ये पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स बन गए हैं इसमें, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस का ये। तो ये दो टाइप की इसमें डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाएंगी। रिकेट्स होगी, जो बच्चों में मेनली देखने को मिलती है, और ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, छिद्र नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं वो। और अगर ज्यादा मात्रा में आप कैल्शियम शरीर के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होके क्या बना देता है वो? पथरी, स्टोन की फॉर्मेशन वो कर देता है। तो ये थे आपके कैल्शियम के फंक्शन, सोर्सेज और डिजीजेस। अब किस आहार में आपका कितनी मात्रा में जो है कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये और देखेंगे इसमें। ये हिंदी में है, तो जिसको हिंदी में है तो वो देख सकते हैं इसमें। पहले आता है अनाज। तो ये पीवाईक्यू भी है आपका, कि सर्वाधिक जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो किस खाने में है? तो रागी में प्रेजेंट होता है। प्रति 100 ग्राम की हम बात करते हैं ये, तो 3344। फिर बाजरा में 44, 42, 41, 10 और 10। तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होगा वो रागी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पीवाईक्यू था आपका। फिर इसके बाद आती हैं दालें। दालों में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है सोयाबीन में। प्रोटीन भी सबसे ज्यादा सोयाबीन में है, तो कितना है? 240। काला चना 154, 69 मसूर में, और 56 चने की दाल में। फिर आ जाती हैं सब्जियां।
सब्जियों में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है गाजर में प्रेजेंट है, उसके बाद पालक, फूल गोभी और बैंगन। तो गाजर में जो प्रेजेंट है 80, 73, 33 और 18। फिर लास्ट आता है इसमें फल। फलों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है संतरे में, फिर पपीता, फिर पका हुआ आम और अमरूद। तो 28, 17, 14, 10, ये इनकी वैल्यू होती है प्रति 100 ग्राम। अगर आप ये चीज कंज्यूम करते हैं तो इतना आपको कैल्शियम इसमें मिल जाता है। फिर इसके बाद अगला आता है इसमें मिनरल क्लोरीन। क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे शरीर में। एक तो खाने की पाचन में बहुत हेल्प करता है ये। आपने अगर नमक का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है तो NaCl होता है, सॉल्ट। Na जो वर्ड होता है, ये वर्ड यूज होता है सोडियम के लिए, और जो Cl वर्ड यूज होता है ये होता है क्लोरीन के लिए। अब जो नमक डलता है खाने में तो उसका मेन रोल होता है पाचन में हेल्प करना, और उसमें भी मेन रोल होता है क्लोरीन का। क्यों? तो इसका काम क्या हो जाएगा? हेल्प्स इन डाइजेशन। और पूरे शरीर से जितने भी गंद होगा उसको, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको शरीर से बाहर निकालने का काम ही क्लोरीन करती है। तो सोर्सेज क्या हो जाएंगे? तो सोल्ट आपका मेनली पाया जाता है समुद्र में, तो समुद्र और समुद्र से रिलेटेड चीजों में ये पाया जाएगा। सॉल्ट, फिश, मछलियां समुद्र में ही होती हैं। गाय का दूध, बकरी का दूध, नारियल और मूली, इसमें ये पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी और एक्सेस, इसके लिए हम एक वर्ड करके आए हैं ऊपर। हाइपर मतलब एक्सेस, और हाइपो मतलब बिलो या फिर लो लेवल। और एक वर्ड करके आए हैं हम कीमिया, या तो ऐसे लिख लो इसको या ऐसे लिख लो। तो इसका मतलब होता है ब्लड। तो जो भी हम कमी और ज्यादा देखते हैं वो ब्लड से ही मापते हैं, हम ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्लोरीन जो है कितना प्रेजेंट है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपो क्लोरीमिया, जिसकी वजह से एल्कोलोसिस जो है बीमारी होने की संभावना रहती है। तो दूसरे नंबर पे आता है एक्सेस। एक्सेस में हो जाएगा आपका हाइपर क्लोरीमिया, जिसकी वजह से एडिस एसिडोसिस की बीमारी होने की संभावना रहती है, शरीर में अम्लता इसमें बढ़ जाती है। तो ये था आपका क्लोरीन। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। तो चूंकि ये टूथपेस्ट में आपने ऐड में सुना होगा, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि दांतों के लिए जरूरी है ये। तो यानी कि जो दांतों की सबसे मजबूत लेयर है, या फिर बोलते हैं हम उसको कि पूरे शरीर की ही सबसे मजबूत सब्सटेंस जो है उसकी ये प्रोटेक्शन करता है, जो कौन सा है? इनेमल। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनेमल। और दांत क्या है? एक हड्डी है। और मसूड़े जो हैं, जो गम्स हैं, ये है एक मांसपेशी। तो इन दोनों का जॉइंट होता है यहाँ पर एक, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, बोन और मसल के जॉइंट को टेंडन बोलते हैं। तो ये स्ट्रेंथन करता है टेंडन को। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। तो सोर्सेज क्या है इसके फ्लोरीन के? तो डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, टमाटर और पालक, ये इसके अच्छे स्रोत फ्लोरीन के माने जाते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में फ्लोरीन की, तो क्या होगा? कमी होगी तो इनेमल प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी, इनेमल की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो भी आपके खाने में जम्स होते हैं, जो भी आपके ओरल कैविटी में जम्स प्रेजेंट होते हैं, वो दांत को खा जाएंगे, दांत को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये ऊपर वाली जो इमेज है ये है टूथ डिके की, जिसमें क्या हो जाता है? फ्लोरीन की कमी हो जाती है। और जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा ये, तो दांतों के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। तो कमी की वजह से टूथ डिके, और एक्सेस की वजह से फ्लोरोसिस। तो इस तरह से धब्बे दांतों के ऊपर बन जाते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है आपका
आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक थायराइड के लिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं। थायराइड कहाँ पे होता है? आपका गले में होता है ग्लैंड। तो यानी कि ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को क्या करती है? रेगुलेट करती है। दूसरा, ये नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसको मेंटेन रखती है ये आयोडीन। रेगुलेट्स T4, जो आपकी थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, उसकी मात्रा को ये रेगुलेट करता है। और जो आंसू बनते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स में, उनकी प्रोडक्शन को ये मैनेज करता है। तो आयोडीन आपको नमक से मेनली मिलता है, तो यानी कि समुद्र और समुद्र से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके अच्छे सोर्सेज होंगे, कि जैसे सी फूड, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, गाजर, ऑनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, डेट, खजूर। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यानी कि पहली चीज तो T4 कम हो जाएगा। T4 कम हो जाएगा तो उस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और दूसरा, जो ये इमेज आपकी लगी हुई है ये है गोइटर की, यानी कि अंडर एक्टिव इसमें थायराइड ग्लैंड हो जाएगी और गले में सोत हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो गोइटर, जिसको घेंगा भी बोलते हैं हिंदी में, घेंगा रोग। और हाइपोथायरॉयडिज्म और मांसपेशियों में क्या आ जाएगी? कमजोरी, क्योंकि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये था आपका आयोडीन। इसके बाद अगला आता है कॉपर। इसके ऊपर एक पीवाईक्यू भी बन चुका है आपका, कि निम्न में से ताम्र के कार्य कौन से हैं? कॉपर को हिंदी में बोलते हैं ताम्र। तो क्या क्या काम होंगे इसके? फंक्शंस क्या क्या हैं? हेल्प्स टू फॉर्म कोलेजन। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो चीजों को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनके बनाने में हेल्प करता है। आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हीमोपोइटिक ये होता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर कॉपर शरीर में कम रहेगा तो आयरन भी एब्जॉर्ब शरीर में नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब जो पीवाईक्यू आया था आपका, वो इस पॉइंट के ऊपर आया था। प्रोवाइड करता है ये हेयर को और स्किन को पिगमेंटेशन, यानी कि एक नेचुरल कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान ये करता है कॉपर। अगर ये शरीर में एब्सेंट हो जाता है तो जो बॉडी की पिगमेंटेशन है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो मे प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस, हृदय संबंधी रोगों से ये बचाव करता है। और फैट के सिंथेसिस में और विटामिन सी के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। सिंथेसाइजेस फैट एंड विटामिन सी। तो ये थे इसके फंक्शंस कॉपर के। इसके बाद आता है क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। तो बीफ, जो गौ मांस होता है वो, लीवर, ऑयस्टर और पोटैटो, आलू, ये इसके ऐसे स्रोत माने जाते हैं। तो अगर इसके शरीर में कमी हो जाए, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसकी कमी हो गई तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया। स्किन और हेयर्स को ये पिगमेंटेशन देता है, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो पिगमेंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपो मतलब कमी, पिगमेंटेशन मतलब जो पिगमेंट है स्किन में प्रेजेंट है जो इसको कलर देता है। यहाँ पर स्किन नॉर्मल है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर देखिए ये इतने एरिया में जो है इसकी पिगमेंटेशन डिस्टर्ब हो गई है। एक पैच ये बना हुआ है, एक पैच ये बन गया, और एक पैच ये ऊपर बन गया। ठीक है। थोड़ी थोड़ी सफेद सफेद सी स्किन इसमें होनी शुरू हो जाती है। तो रोग क्या क्या? हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपर कोलेस्ट्रील कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में इंक्रीज हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में विकार आ जाएंगे, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होना शुरू हो जाएंगे, हड्डियों में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, एटेक्सिया होंगे, हड्डियों में डिफेक्ट आ जाएंगे। तो चलने का एक पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं टैक्सिया, और वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक टैक्सिया। और लास्ट में एनीमिया इसमें हो जाता है। तो ये थे इसके डेफिशिएंसी से होने वाले रोग। इसके बाद अगला जो मिनरल आता है वो है आयरन। आयरन का हम पढ़ के भी आए हैं जब हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था।
कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि एच का मेन कंपोनेंट आयरन होता है। तो कार्य क्या क्या हो जाएंगे इसके? O2 रेगुलेशन, यानी कि ऑक्सीजन के शरीर में जो स्तर है उसको बनाए रखता है ये। प्रिवेंट्स फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया से बचाव करता है। सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे इसके? हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, खजूर, अंडा, लीवर, गेहूं और सेब, ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अनाज में जो सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है वो होता है बाजरा में। उसके बाद गेहूं, मक्का और चावल। जो ज्यादा वाला है वो स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो कितना ज्यादा है ये? 8.0, 5.3, 2.3 और 0.7, इतना डिफरेंस इसमें बाकी चीजों से है। दाल में सबसे ज्यादा जो आयरन प्रेजेंट होगा वो सोयाबीन में होगा। सबसे ज्यादा कैल्शियम जो प्रेजेंट होगा वो भी सोयाबीन में होगा। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो भी सोयाबीन में ही होगा, अगर दालों की बात करें तो। कितना? 10.4। इसके बाद मसूर में 7.5 पॉइंट है इसके बीच में, तो 5.3। और काला चना में 3.8। सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है पालक में। फिर उसके बाद फूल गोभी, गाजर और बैंगन। तो 17.4 अच्छा स्रोत माना जाता है ये। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे बेस्ट सोर्स इसका पालक माना जाता है। तो 7.2, गाजर में 1.0 और 0.4। फिर इसके बाद आता है फलों में, तो पका हुआ आम, इसमें 1.3, ये अच्छा स्रोत है इसका। फिर पपीता 0.5, 0.3 और 0.2। तो जो सर्कल किया है ये तो आपको मस्ट है याद करना, और पूरी सीक्वेंस करेंगे तो इसका कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा डाइट एंड न्यूट्रिशन से। तो ये था आपका आयरन। इसके बाद अगला आता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है, एक तो मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है आपकी, जब मांसपेशियां कुंचन और प्रसारण करती हैं। और दूसरा, पाचन में ये हेल्प करता है, तो नर्व एंड मसल रिलैक्सेशन और हेल्प्स इन डाइजेशन। सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? तो बकरी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है इसमें मैग्नीशियम के लिए। अंडा, नारियल, अंगूर और ऑरेंज, संतरा, ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो ये मांसपेशियों की और जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन रखता है, उनके रिलैक्स होने में मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो मांसपेशियों में क्या हो जाएगी? कमजोरी आ जाएगी। नर्वस सिस्टम को ये मेंटेन करता है, तो नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद डिस्टर्ब हो जाएगी तो याद रखने की जो क्षमता है, यानी कि जो मेमोरी है, वो कमजोर हो जाएगी। और डाइजेशन में हेल्प करता है, तो डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये इसके डिजीजेज हैं: मसल वीकनेस, इंसोम्निया, पुअर मेमोरी और कॉन्स्टिपेशन। तो ये था मैग्नीशियम। इसके बाद अगला आता है मैंगनीज। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? एनर्जी की मेटाबॉलिज्म ये करता है, जो भी आपके शरीर में एटीपी बनती है उसको शरीर में कहाँ पर पहुंचना है, कितनी मात्रा में पहुंचना है, तो उस फंक्शन को मैग्नीज देखता है। हेल्प्स इन मेमोरी फॉर्मेशन, कि जैसे मान लिया डेली आपके राइट हैंड को, एक एग्जांपल ले लो कि 500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है आपके राइट हैंड, तो ये मेमोरी भी बनाता है कि आज राइट हैंड को 500 किलो कैलोरी की एनर्जी की जरूरत पड़ी है, तो हो सकता है कल भी जरूरत पड़ जाए, तो ऑटोमेटिक पहले ही राइट हैंड में आपके 500 किलो कैलोरी एनर्जी भेज देगा। तो ये मेमोरी फॉर्मेशन भी इसका काम होता है। सोर्सेज, और जो मतलब जो आपकी याददाश्त है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। सोर्सेज क्या है इसके? बादाम,
अंडा और पुदीना। अगर इसकी कमी हो जाए तो मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि मानसिक रूप से वो विकसित नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन, चीजें वो भूलने लग जाएगा, भ्रम उसको रहेगा, जिसको बोलते हैं हम डिमेंशिया। चीजें भूलने की बीमारी हो जाती है इसमें, और जो स्केलेटन है उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये था आपका मैंगनीज। इसके बाद अगला आता है फोस्फोरस। फोस्फोरस का जो मेन रोल रहता है वो रहता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है। और दूसरा हम करके आए हैं कि जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ये थोड़ा सा। तो यानी कि जो हड्डियां हैं और हड्डियों के मल है उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा ये। तो रेगुलेट्स नर्वस सिस्टम, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन इसका हो जाएगा हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड हेयर्स। फिर इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो सी फूड, समुद्री जो खाना होता है उसमें प्रेजेंट होगा अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, मटर और गेहूं। ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अगर कमी की बात करें तो इसकी जब कमी हो जाए तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, और अगर ज्यादा हो गया तो हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो ये था आपका फॉस्फोरस। इसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिनरल है, पोटेशियम। के से हम इसको डिनोट करते हैं, के फॉर किंग मान सकते हो। और किंग हमेशा महल के अंदर रहता है, यानी कि जो पोटेशियम आयन होगा वो हमेशा सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और इसके विपरीत जो सोडियम है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण ही होता है। सोडियम अंदर आता है सेल के क्योंकि वो बाहर प्रेजेंट है, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ सेल के चला जाता है। तो यही एक तरह से सिंपल भाषा में मान सकते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे काम करता है। इसी की वजह से सारी क्रियाएं जो है शरीर में हो पाती हैं। तो पोटेशियम जो भी मांसपेशियां हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। और हार्ट की एक्टिविटी को, जो ऐसे नोड के ऊपर कंडक्शन स्टार्ट होता है तो वो इस सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से ही हो पाता है। यानी कि ये हार्ट की एक्टिविटी को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? तो कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ऑलिव ऑयल और बादाम, ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अगर इसके शरीर में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम हाइपोकैलेमिया। और चूंकि ये हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है और इसका लेवल लो हो गया है तो यानी कि बीपी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। तो ये हो गया है आपका पोटेशियम। फिर इसके बाद अगला आता है सोडियम। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पोटेशियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप, इन दोनों का ही नाम इस पंप में लिया गया है। यानी कि कोई भी एक अगर मिनरल कम होता है तो दूसरा काम नहीं करेगा, उसका फंक्शन जो है हैम्पर हो जाएगा। तो यानी कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पोटेशियम है। तो वही कि हार्ट की एक्टिविटी में हेल्प करेगा, ये पाचन में हेल्प करेगा, मांसपेशियों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। और जो पोटेशियम काम करेगा उसका काउंटरैक्ट ये करेगा। तो ये इसके फंक्शंस हो जाएंगे। तो काउंटरैक्ट्स पोटेशियम, क्योंकि ये जैसे कि ये सेल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है पोटेशियम, बाहर प्रेजेंट होगा सोडियम। तो ये जो है सेल से बाहर निकलेगा और ये सेल के अंदर आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं काउंटरैक्ट करता है पोटेशियम को। पाचन में हेल्प करेगा, हम क्लोरीन में भी देख के आए हैं। रेगुलेट्स लिगामेंट्स, जो भी लिगामेंट्स हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उनको रेगुलेट करता है ये। मांसपेशियों की रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। फिर क्या क्या इसके सोर्सेज हैं? तो सॉल्ट सबसे अच्छा सोर्स है इसका, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, गाजर, कोकोनट, नारियल, ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फिर अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो उसको क्या बोलते हैं, क्या क्या उसकी वजह से दिक्कत आ जाएंगी शरीर में? तो डाइजेशन में हेल्प करता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्ट की एक्टिविटी को ये मेंटेन करता है, यहाँ पर लिख लो, मेंटेन
या फिर रेगुलेट हार्ट एक्टिविटी। तो यानी कि बीपी उसका एबनॉर्मल हो जाएगा। और थकान इसमें रहेगी शरीर में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल बीपी, मेमोरी लॉस सोडियम की कमी से हो जाता है, और थकान रहती है शरीर में। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेनली उसमें जो आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम ही होते हैं। तो उसमें मेनली सोडियम। तो ये था आपका सोडियम। इसके बाद जो है अगला मिनरल आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये भी काफी अच्छा है। अब जिसमें आपको ये ध्यान ये रखना है कि बालों और दांतों के लिए इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं अलग अलग। तो जो इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा वो सिलिकॉन है, जो उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो कैल्शियम है। ठीक है। तो ये अलग अलग इसका ध्यान रखना है आपको कि कौन मेंटेन कर रहा है उसको और कौन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। और आगे एक आएगा सल्फर। वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बालों को, नाखूनों को, हड्डियों को। तो फंक्शन क्या है इसका? मेंटेन करता है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स, नेल्स, स्किन एंड टीथ। रेगुलेट्स हार्ट एक्टिविटी, तो हार्ट की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है ये। सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे इसके? कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, स्पिनच, पालक, टमाटर और ओट्स। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हेयर्स हैं तो मतलब हेयर्स सफेद होने शुरू हो जाएंगे। नेल्स हैं तो नेल्स क्या हो जाएंगे? टूटना फूटना, या फिर जो उनकी शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो ये इसके डेफिशिएंसी के कारण चीजें हो जाती हैं। डिस्टॉर्टेड नेल्स, दांत डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। और एल्जाइमर डिजीज इसकी वजह से हो जाती है। और एबनॉर्मल स्केलेटन। तो ये जो है सिलिकॉन की कमी से ये बीमारियां आ जाती हैं। फिर इसके बाद अगला जो मिनरल आता है वो है सल्फर। सल्फर क्या काम करता है? एक तो नर्वस सिस्टम को प्यूरिफाई करता है, उसके ऊपर जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनको ये रिमूव करेगा। और दूसरा है रिजिडिटी, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है सिलिकॉन, और उनको रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करता है बालों को, नाखूनों को, हड्डियों को एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ये काम है सल्फर के लिए। सोर्सेज क्या क्या होंगे इसके? कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, प्याज, पालक और सरसों। ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए तो यानी कि ये स्ट्रोंग नहीं होंगे, ना हेयर स्ट्रोंग होंगे, ना हड्डियां स्ट्रोंग होंगी, और नहीं होंगी तो यानी कि जॉइंट्स में जो है हड्डियां कमजोर रहेंगी, तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जो नाखून है वो जल्दी टूटने फूटने वाले होंगे। नर्वस सिस्टम को ये प्यूरिफाई करता है, अगर वो प्यूरिफाई ना हो तो वो नर्वस सिस्टम की बीमारी हो जाएंगी। मेमोरी कमजोर हो जाएगी, उसकी स्मृति कमजोर हो जाएगी, डिप्रेशन में हो जा सकता है। तो आर्थराइटिस, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस, ये इसकी कमी से जो है रोग हो जाते हैं। फिर इसमें आपका लास्ट जो है मिनरल आ जाता है वो है जिंक। जिंक आपने बहुत जगह सुना होगा। जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं, जो नॉर्मल एक सबको ट्रीटमेंट पता है कि बी कॉम्प्लेक्स के हम कैप्सूल ले लेते हैं, जिसकी वजह से 99% जो है जो माउथ अल्सर हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी के नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम उसमें एक जिंक सप्लीमेंट ऐड करते हैं। यानी कि ये क्या काम करता है? घाव को भरने का ये काम करता है। और ऐसा नहीं है कि जो आउटर आपके घाव हैं, कि जो बाहर से आपको दिख जाते हैं उन्हीं घाव को भरने का काम करता है। जो शरीर के अंदर भी सेल्स की टूट फूट चल रही है उनकी मरम्मत भी ये जिंक करता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। जो सबसे मेन है वो है इसका वुंड हीलिंग और रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिर सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे इसके? तो गाय का दूध, बकरी का दूध,
मानव दूध, होल ग्रेन्स जो साबुत अनाज होते हैं वो, पंपकिन सीड। तो ये इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो काफी सारी चीजें इसमें घटित हो जाती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपके शरीर में रेगुलेट ना हो तो आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। आप मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो। और अगर आपका घाव नहीं बढ़ता है कोई शरीर के अंदर या फिर बाहर, उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वो गलने लग जाएगा वो हिस्सा, यानी कि अल्सर फॉर्मेशन परमानेंटली वहां पर हो जाएगी। ठीक है। और बाकी सारी चीजें भी जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रेगुलेशन ये मेन है आपके मेटाबॉलिज्म में, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इसमें आ जाते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल लिथार्जी, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता इसमें आ जाएगी, अल्सर घाव बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे, कैंसर डेवलप हो जाएगी शरीर में, और डायबिटीज। तो ये मेन जो है रोग जिंक की कमी से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मिनरल्स टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम।